हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। कैसा चल रहा है पढ़ाई? और पिछला लेक्चर सबको क्लियर था, ऑक्सीडेशन स्टेट तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं थी। चलिए ग्रेट। तो आज हम लोग हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं एक और नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हेडिंग डालेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे आप लोग I.E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या आप सभी लोग जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ये वो एनर्जी होती है जो आपके एक मोल गैसियस एटम को रिक्वायर्ड होती है ताकि हम उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके उसके वैलेंस शेल से। क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ gaseous atom, 1 mole of gaseous atom in order to remove valence electron from it। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? That is called as ionization enthalpy। Guys, generally ionization enthalpy का हम लोगों ने ट्रेंड क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जनरल ट्रेंड पढ़ा था कि हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। मतलब अगर आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। कारण एटॉमिक रेडियस जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एटॉमिक रेडियस जब बढ़ता है तो यह देखा गया है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो मिडिल में आने वाले, जो बीच में आने वाले इनर शेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब इनर शेल बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिपेल करेंगे और अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे। तो ये ओवरऑल रिपल्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो हम बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। और तीसरा, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल को खींचने की पावर भी बढ़ती है क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं यहां पर ट्रेंड ऑब्जर्व करूं सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सेजियम, तो इनका एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। मतलब इनके न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर के बढ़ने का मतलब है प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस की वैलेंस शेल को खींचने की पावर जितनी बढ़ रही है उसको काउंटर बैलेंस कर देता है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी जितनी ताकत से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता था अब नहीं खींच पा रहा क्योंकि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को रिपेल कर रहे हैं और अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को कवर कर लिया है। जितने नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस उतना उनके द्वारा कवर कर लिया जाएगा। तो अब न्यूक्लियस को दिखेगा ही नहीं कि मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है क्योंकि उसको तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ने खींच लिया। इमेजिन करो मैं नंगा पुंगा हूं, मैं सैल्मोन भाई हूं, मैं शर्टलेस खड़ा हूं, ये मेरा न्यूक्लियस है। मैंने बनियान पहन ली फर्स्ट शेल, टी शर्ट पहन लिया सेकेंड शेल, टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लिया थर्ड शेल। तो अब मेरी बॉडी को मेरा थर्ड शेल थोड़ी दिख रहा है, मेरे बॉडी को मेरा जैकेट थोड़ी दिख रहा है, वो तो केवल बनियान के कांटेक्ट में, बनियान के बाद थोड़ा बहुत टी शर्ट के कांटेक्ट में। अब जैकेट पूरी तरीके से टी शर्ट के कांटेक्ट में, वो बनियान के कांटेक्ट में भी नहीं है। तो मेरी बॉडी और जैकेट के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के ऊपर पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो पांचवें शेल का इलेक्ट्रॉन उसको दिखता ही नहीं है। तो कहां से उसको अट्रैक्ट करेगा? तो जो तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है हम उसे डिक्रीज होता हुआ मानेंगे। तो ये फैक्टर एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने के काम में करते हैं। अब क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी दे रहे हो।
मतलब जब एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी है। कम एनर्जी क्यों देनी है भाई? इलेक्ट्रॉन को एटम में बांध के कौन रखता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस ही वो प्राणी है जो अपने एटम को बांध के रखा है। जैसा मैंने आपसे कहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने का यह मतलब नहीं है कि उसका चार्ज खत्म हो गया, अदरवाइज तो कोई एटम सर्वाइव ही नहीं करता। सबके वैलेंस शेल छूट के चले जाते, उसको छोड़ के चले जाते, उससे अलग हो जाते, छूट जाते। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने भले ही अपनी ताकत कम हो गई हो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, लेकिन जीरो नहीं हुई है। वो अभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को अटका के रखा हुआ है। लेकिन अगर तुमने जरा सी एनर्जी दी तो वो छूट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती क्यों है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। यानी वो एकमात्र फोर्स था जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच के रख सकता था। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन, ये बेचारे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को बोल रहे भाग भाग भाग, और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से टेक्निकली ये जिस शेल में एग्जिस्ट कर रहा है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो ये तीनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करते हैं। तो जनरल ट्रेंड आपको याद रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एटॉमिक रेडियस से इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब एक बार जरा ट्रेंड को ऑब्जर्व करो। जब हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस वाले ट्रेंड को देखा था तो हमने क्या देखा था? स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम और क्रोमियम से मैग्नीज तक आप लोगों को सडनली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। फिर मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का एटॉमिक रेडियस आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम नजर आता है। और फिर उसके बाद में कॉपर से जिंक का एटॉमिक रेडियस आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो अगर मैं एक जनरल ट्रेंड की बात करूं तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाए, फिर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम रहे तीनों की, और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाए। जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए। लेकिन इल्ले इल्ले पो जनरल ट्रेंड ऐसा होता ही नहीं है। ट्रेंड तो ऐसा होता है। सर ये क्या दिखा दिया? ये क्या हो रहा है? देखो अब यहां पर मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, जनरली मैं स्कैंडियम और टाइटेनियम में तो देख रहा हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। लेकिन आप देखो वेनेडियम और क्रोमियम के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्रोमियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी, लेकिन टाइटेनियम के बाद थोड़ी सी वेनेडियम में और वेनेडियम के बाद में क्रोमियम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट गई। लेकिन यहां पर तो एटॉमिक रेडियस भी घट रहा है। याद करो मैंने आप लोगों को ट्रेंड सिखाया है, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। तो यहां पर तो क्रोमियम के अंदर एटॉमिक रेडियस भी कम हो गया और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो गई। तो यहां तो ये ट्रेंड ही फॉलो नहीं हुआ, यहां पर तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गए। चलो और देखते हैं। फिर क्रोमियम के बाद आप देखते हो कि सडनली मैग्नीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। चलो वो तो बढ़नी थी, लेकिन मैग्नीज के बाद आयरन की भी बढ़ गई। आयरन के बाद में कोबाल्ट की थोड़ी कम हुई, निकल की थोड़ी कम हुई। अब ये एक्सेप्टेबल है। क्यों ये एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि आयरन से साइज में थोड़ा कोबाल्ट बड़ा होता है, कोबाल्ट से थोड़ा निकल बड़ा होता है। साइज ऑलमोस्ट सेम कहा गया, बट फिर भी वेरिएशन तो होता है। तो आयरन से थोड़ा कोबाल्ट बड़ा, कोबाल्ट से थोड़ा निकल बड़ा, इसलिए आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल साइज पार्शियली बढ़ रहा है। इसलिए आप देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पार्शियली घट रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से कॉपर और कॉपर से जिंक का बड़ा हो गया, इधर भी कोई दिक्कत नहीं, इधर भी साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ गई। आपको यह सिखाया गया है कि लास्ट में कॉपर और जिंक का साइज बड़ा होता है। एटॉमिक रेडियस का बढ़ना मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का घटना होता है। लेकिन यहां पर तो क्या देखा जा रहा है
कि कॉपर और जिंक के अंदर आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ रही है और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। मतलब यहां पर ट्रेंड में कितनी ज्यादा इरेगुलरिटी है। यहां पर क्रोमियम वाले केस में स्पेसिफिकली आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कम होती हुई नजर आ रही है, एटॉमिक रेडियस भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कॉपर और जिंक के अंदर आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ रहा है। तो यहां पर एक अनइवन सा ट्रेंड है। मतलब आप इस ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस मच इरेग्युलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द ट्रेंड। तो यहां पर हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, दैट इवन दो देयर इज एन इरेग्युलरिटी इन द ट्रेंड, तो हम यहां पर लिखेंगे बट the ionization enthalpy trend is very irregular। यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड बहुत ज्यादा इरेग्युलर है। तो ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे क्या रीजन होगा, तो मैं अब आप लोगों को इसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन समझाने जा रहा हूं, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एंड रीऑर्गेनाइजेशन। एक्सचेंज एंड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। आपके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड वैसे तो स्मूथ हो सकता था, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था। आयरन, कोबाल्ट, निकल में एटॉमिक रेडियस पार्शियली कम हो रहा था, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी पार्शियली बढ़ जाती। ये दोनों चीजें पार्शियली होती, हल्की हल्की होती। देन तुम्हारे कॉपर से जिंक एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाती। लेकिन रियलिटी में भी आप लोगों ने रियलिटी चेक करके क्या है कि इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होने की जगह बढ़ गई। ये तो प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन इसके अंदर जो क्रोमियम था, क्रोमियम में आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी घट गई, एटॉमिक रेडियस भी घट गया। तो ये जो अनइवननेस आई, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके पीछे हम क्या रीजन दे पाएंगे दुनिया को, हम इसके पीछे दुनिया को रीजन दे पाएंगे एक्सचेंज एनर्जी एंड रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास में एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके 4s ऑर्बिटल में अभी आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और इसके 1 2 3 4 एंड 5। इसके 3d ऑर्बिटल में लेट्स इमेजिन आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है, चलो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करा, इस एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करी। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एटम को आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड कर रहा हूं। जब मैं इसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि लेट्स से इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे 200 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मैंने क्या करा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। जैसे ही मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर चला गया, देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करी, दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन ये एटम बड़ा चतरा है, ये एटम बड़ा शाना है। क्यों, इस एटम के अंदर शाणपत्ती क्या है कि इसका जो 4s ऑर्बिटल है, आप इसे ns, आप इसको एक काम करो, आप इसको ns लिख लो, कि इन एटम्स के अंदर जो ns ऑर्बिटल्स होते हैं एंड आपके n-1d ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ns ऑर्बिटल एंड n-d ऑर्बिटल हैव अ वेरी लेस एनर्जी गैप। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, और ये बहुत कम एनर्जी गैप होने की वजह से अब ये 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पता है क्या बोलेगा, यार मैं तो अकेला रह गया इस शेल में, अब इस शेल में मेरा कौन है। एक काम करता हूं, यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी गैप बच रहा है, यानी मुझे इस शेल से कूद के इस शेल में जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है, कहां से लूं, कहां से लूं, कहां से लूं, कहां से लूं, अरे ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो प्रोवाइड की जा रही है, क्यों ना इसमें मैं थोड़ी सी एनर्जी ले लूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी ले लूं। तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन
थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेगा। लेट्स इमेजिन इसने 20 किलो जूल्स ले ली। तो अब देखने वाले को क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे द्वारा 220 किलो जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन क्या आप समझे कि 220 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये एक्स्ट्रा 20 किलो जूल एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन ने ले ली है। और ये इलेक्ट्रॉन ने क्यों ले ली है? ताकि वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सके, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सके, और वो अपने आप को डी ऑर्बिटल में जाकर बैठा लेगा ताकि वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाए, ताकि ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोला जाता है? रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी required by an electron to reorganize itself in between the ns and n-1 d orbital. The energy required by an electron in order to reorganize itself in ns and n-1 d ऑर्बिटल। क्या ये बात समझ में आई? इसे बोला जाता है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। अब देखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करा, मैंने आपसे कहा अब ये कॉन्फ़िगरेशन पहले के मुकाबले अब ज्यादा स्टेबल हो गया। तो जैसे ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, as soon as this atom gains stability, जैसे ही ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, इट लूजेस सम एनर्जी, यानी स्टेबल होते ही अब ये क्या करेगा? अब ये थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देगा। एंड दिस लॉस्ट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जब अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, तो रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद वो स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा। और वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास पड़ी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। तो अब यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो यहां से यहां आने के लिए इसने रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ले ली। अब ये उछल के यहां आ गया, लेकिन अब बोल रहा है अरे मैं तो स्टेबल हो गया, अब मैं तो आराम से घूम सकता हूं। तो स्टेबल होने के लिए इसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो एक्स्ट्रा इसके पास में जो एक्स्ट्रा बच रही थी वो इसने छोड़ दी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने छोड़ दी वो कहलाएगी आपकी एक्सचेंज एनर्जी। लेट्स से इसने 16 किलो जूल पर मोल की एनर्जी छोड़ दी। तो मुझे एक बात बताओ, इसने ली कितनी? 20 किलो जूल्स एक्स्ट्रा रीऑर्गेनाइज करने के लिए। छोड़ी कितनी? 16 एक्सचेंज के बाद। तो भी नेट इसने 4 किलो जूल पर मोल की एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली। लेनी थी 200 किलो जूल, यानी ऑन पेपर 4s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 200 किलो जूल चाहिए। लेकिन अभी देखने वाले को कितनी लग रही है? देखने वाले को दिख रही है कि यार इसके द्वारा 204 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 200, उसने ले ली 220। 220 में से एक्स्ट्रा 20 का क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। दो इलेक्ट्रॉन थे पहले, दो इलेक्ट्रॉन में से एक तो निकल गया, ये 200 किलो जूल लेकर, ये वाली। लेकिन जो दूसरा वाला था उसने ये एक्स्ट्रा 20 ले ली और क्या करा? अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, यहां से उछल के वो यहां आ गया। क्या है बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? और जब यहां से यहां आया तो बोला स्टेबल हो गया। अब मैंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली क्या करूं? कितनी एक्स्ट्रा बच रही है? लेट से 16 छोड़ दो। तो जो एनर्जी छोड़ी वो कहलाई तुम्हारी एक्सचेंज एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाई? तुम्हारी एक्सचेंज एनर्जी। तो टोटल एक्स्ट्रा ली 20,
छोड़ दी 16, नेट बची 4, यानी 4 एनर्जी एक्स्ट्रा ली गई अलोंग विद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखने वाले को लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 204 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। अच्छा, लेकिन लगनी कितनी चाहिए? 200। तो एक नॉर्मल ट्रेंड आप और मैं क्या सोचेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन है, लेकिन वो इनवर्स रिलेशन यहां पर डायरेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पर ये एक्सचेंज एनर्जी और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी अपना खेल खेल रहे हैं। इसलिए आप लोग डायरेक्टली सिर्फ ये कह के नहीं बता सकते कि आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्टली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर हर एटम के अंदर अलग रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और अलग एक्सचेंज एनर्जी है। तो यहां पर आप स्टार बनाकर लिखेंगे, देयरफॉर एवरी एटम हैव different type of every atom have different type of reorganization and exchange energy, reorganization and exchange energy. Therefore atomic radius do not have a direct impact on ionization enthalpy, and hence an irregular trend in ionization enthalpy is observed। आपको ionization enthalpy में एक irregular ट्रेंड दिखाई देगा। क्या ये चीज समझ में आई प्यारे बच्चों को? क्या यहां तक क्लियर? अब मैं आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, क्रोमियम की सडनली कम क्यों हो जाती है, कॉपर जिंक की क्यों बढ़ जाती है, वो इंडिविजुअल एलिमेंट को लेकर एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले इतना नोट कर लो। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार वापस से छोटी सी बात फिर रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे सब लोग मिलकर? कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है वो केवल एटॉमिक रेडियस के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसके साथ में एक्सचेंज और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी काम करती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग यहां पर इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि हमें यहां पर क्या क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। गाइस, पहला ट्रेंड स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, आपको यहां पर कोई ज्यादा स्पेसिफिक नो सिग्निफिकेंट चेंज नजर आता नहीं है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें नजर नहीं आता। लेकिन हां, हम एक बात जरूर देखेंगे कि यह देखा गया है कि पार्शियली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है अप टू वेनेडियम। पार्शियली आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है along with decrease in atomic radius। खैर, इस चीज को कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस देने की जरूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मली देख सकते हैं कि पार्शियली हल्का कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो इन क्रोमियम you will observe a significant decrease in ionization enthalpy along with decrease in atomic radius। अब हमें इसे तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। यानी यहां पर अब आप अगर देखें
तो यहां पर आप देखेंगे कि क्रोमियम के केस में, इन केस ऑफ क्रोमियम, आपको यहां पर एटॉमिक रेडियस भी आपका डिक्रीज हो चुका है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज हो गई है। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट। क्रोमियम का केस हमेशा डिस्कस होगा। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो यह मानना होता है कि टाइटेनियम, वेनेडियम और स्कैंडियम में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ग्राफ में हमें हल्का सा दिख रहा है तो हम इसे मानकर चलेंगे, ठीक है। तो क्रोमियम के केस में ऐसा क्या हो जाता है? तो यहां पर जब मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि क्रोमियम के 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम के 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम के 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे आप क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्रोमियम क्या बोलेगा? मेरा 4s खाली हो गया, लेकिन मेरा जो 3d है वो तो अभी भी एज इट इज हाफ फिल्ड का हाफ फिल्ड है। मतलब दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो स्टेबल, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो स्टेबल। आई नो दैट ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद क्रोमियम अभी भी स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो क्रोमियम को यहां पर कोई टेंशन नहीं होता अगर एक उसका इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया जाए तो क्योंकि क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करता, क्रोमियम पहले भी स्टेबल था, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भी स्टेबल है, तो क्रोमियम बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन जाता हो तो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो क्योंकि क्रोमियम की स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं होता, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड, देयरफॉर इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको कम नजर आती है। इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आप लोगों को एकदम से कम नजर आती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम के बाद हम लोग देखेंगे थर्ड केस, दैट क्रोमियम से अगर आप मैग्नीज की तरफ जाओ और मैग्नीज से आयरन की तरफ जाओ तो यू विल ऑब्जर्व अ इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाती है। कोई चिंता वाली बात नहीं है इसके अंदर, एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, मैग्नीज के केस में आप लोग खुद एक बात ध्यान रखेंगे कि मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ तो जाएगा नहीं, इसलिए वो इस चीज को अवॉइड करेगा। लेकिन जब हम लोग यहां पर आयरन से कोबाल्ट और कोबाल्ट से निकल का देखेंगे तो यहां पर अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां पर अगेन अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयरन से कोबाल्ट और कोबाल्ट से निकल फिर पार्शियली डिक्रीज हो रहा है, ये फिर पार्शियली डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये पार्शियली डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो हम यहां पर लिखेंगे दैट आयोनाइजेशन इंथैल्पी पार्शियली, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पार्शियली डिक्रीजेस बिकॉज इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है पार्शियली। इनफैक्ट किताबें क्या बोलती हैं? किताबें क्या बोलती हैं कि इनका एटॉमिक रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम है, एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। तो हम इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी को भी पार्शियली डिक्रीज बोलेंगे। यहां पर भी आप देखो इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन इंथैल्पी के इनवर्स होता है, तो ये बढ़ा तो ये घटा। यहां पर भी सेम काम चल रहा है, एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन इंथैल्पी के पार्शियली चल रहा है, एक घटा तो दूसरा बढ़ा। लेकिन अब हम यहां पर अगर बात करें पांचवें केस की, निकल के बाद कॉपर एंड जिंक की अगर हम बात करें तो इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अब यहां पर फिर एक अलग ही पैटर्न आ गया, यानी यहां पर एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन इंथैल्पी इनवर्स नहीं है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्या लॉजिक बताओगे? यहां पर लॉजिक आप ये बताओगे दैट कॉपर एंड जिंक हैव ऑलरेडी वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैव अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब आप ऐसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यू विल बी रिक्वायरिंग मोर एनर्जी। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? जैसे अगर मैं यहां पर जिंक की बात करूं तो जिंक के अभी 4s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद में उसके 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप इसको बोलो कि तेरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो देखो एक बात समझना, कोई भी चीज जब फुल्ली फिल्ड होती है, कोई भी चीज जब हाफ फिल्ड के मुकाबले अगर फुल्ली फिल्ड होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। तो अगर तुम इसके 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो यू विल बी रिक्वायरिंग मोर एनर्जी, आपको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी। ठीक है, अच्छा कॉपर के अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि निकल के बाद कॉपर का बढ़ जाता है, निकल के बाद कॉपर का बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि निकल के मुकाबले कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और कॉपर के मुकाबले जिंक का ज्यादा है तो जिंक से निकालने के लिए और एनर्जी चाहिए। तो ये बेसिकली ट्रेंड आपको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। एक बार हम लोग वापस से यहां पर पूरे ट्रेंड को देख लेते हैं। यूजुअली जनरली आप लोगों को जो सवाल आएंगे वो कहां से आएंगे? वो आपको जो सवाल हमेशा नीट में और जेई में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्रोमियम का। क्रोमियम के आयोनाइजेशन इंथैल्पी में एकदम सडनली डिप क्यों देखने को मिलता है? मैग्नीज और आयरन का इंक्रीज होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉपर और कॉपर से जिंक, इनका क्यों सडन इंक्रीज हो जाता है? इनका क्यों सडन इंक्रीज हो जाता है? निकल के बाद आप देखो, निकल से सीधे कॉपर का एकदम बढ़ गया और कॉपर से जिंक का बढ़ गया। तो ये बेसिकली आप लोगों को आयोनाइजेशन इंथैल्पी में पूछा जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक पैटर्न और ऑब्जर्व करो, ये है आपके 3D सीरीज के, ये है आपके 4D सीरीज के, लेकिन 3D और 4D सीरीज के मुकाबले अगर आप ये 5D सीरीज के आयोनाइजेशन इंथैल्पी के ट्रेंड को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 3D और 4D से कितना ज्यादा हाई है? मतलब आपके 5D सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D और 4D से बहुत ज्यादा है। तो हम अब अगला जो ट्रेंड यहां पर लिखेंगे, हम अगला जो हमारा ऑब्जर्वेशन यहां लिखेंगे वो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो हम लोग लिखेंगे दैट द आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ 5D सीरीज is much higher than 3D and 4D सीरीज। अब इसके पीछे आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि भैया बता तो दिया आपने, आग तो लगा दी, लेकिन अब आप इसका रीजन भी बताओ। तो भैया रीजन क्या है मेरे को एक बार बताओ। व्हेनेवर जब आप 5D सीरीज में जाते हो, आप मुझे बताओ 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s 1 से 2, फिर 5D 1 to 10, लेकिन इन दोनों के बीच में आप क्यों भूल जाते हो कि आपके 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? यानी यहां पर इंटरवाइनिंग 4f ऑर्बिटल के 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in inner 4f orbital, in inner 4f orbital, यानी आपने इलेक्ट्रॉन पहले 5D में भरने से पहले आप 6 पे चले गए, फिर 6 पे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप 5D की जगह और अंदर आ गए 4th शेल पे। मतलब पहले आपने इलेक्ट्रॉन भरा 6ठे शेल में, फिर 6ठे के बाद आप अंदर आना चाह रहे थे 5वें शेल में, लेकिन आप और अंदर आ गए 4थे शेल में। यानी कि आप टेक्निकली इलेक्ट्रॉन भरने के लिए न्यूक्लियस के पास वाले शेल में आ गए। आप तो पहले न्यूक्लियस से दूर हो गए थे, फिर और दूर हो गए थे, फिर आप अंदर आए और अंदर आकर और अंदर आ गए। मतलब आप न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, आप न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, और आपने यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसे करते करते आपने यहां पर कुछ 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
और 14 इलेक्ट्रॉन भरे तो भरे, न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए। क्या बात समझ में? न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन्स भी एक्स्ट्रा प्लस हो गए। तो क्या हुआ, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यहां पर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस सडनली डिक्रीज हो गया। याद करो, यही वो लोग हैं जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे थे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या था कि आपके जो 4D सीरीज के एलिमेंट का रेडियस था और 5D सीरीज के एलिमेंट का रेडियस था, वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। इनफैक्ट कुछ 5D सीरीज के एलिमेंट का रेडियस 4D के मुकाबले भी कम हो रहा था। उसके पीछे सेम ही रीजन था, इंटरवाइनिंग 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। देयरफॉर यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, बट Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल का जवाब आप शायद खुद ही दे पाएंगे। नीट में क्वेश्चन आया था, जिंक, कैडमियम और मरकरी का आयोनाइजेशन इंथैल्पी अनयूजुअली हाई क्यों होता है? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जिंक, कैडमियम और मरकरी का आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई क्यों होता है? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट होता है, यानी दे आर ऑलरेडी स्टेबल, यानी इनके ns में 2 इलेक्ट्रॉन और n-1d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद सडनली ये अगर एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद ये स्टेबल से कंपैरेटिवली अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएंगे। दूसरा सवाल जो बहुत प्रोमिनेंट पूछा जाता है, दैट कॉपर एंड क्रोमियम की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 होती है वो अनयूजुअली हाई क्यों हो जाती है? अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ाई, ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 क्या है? भाई तुम लोग जानते हो, जो तुम्हारा कॉपर है, लेट्स इमेजिन इसका एटॉमिक नंबर 29 है, आप लोग सब जानते हो, इसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके 3d में 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने कॉपर में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो यहां पर आ गया कॉपर पर +1 चार्ज, मतलब कॉपर का अब यहां पर 4s हो गया खत्म और अब हो गया इसका 3d, और 3d के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप लोगों ने जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी दी वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 है, यानी एनर्जी गिवन टू कॉपर इन ऑर्डर टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां पर जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आप सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोगे, लेकिन अब आप बताओ जो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी आप दे रहे हो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगी? वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, और ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद अब तुम्हारे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली विजिबल है, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ दिस इज एन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये अभी भी स्टेबल है और ये हाईली स्टेबल है। तो हाईली स्टेबल से स्टेबल मानने के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगाई विच इज कंपैरेटिवली हाई। आप देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल के मुकाबले कॉपर की ज्यादा है, मैंने आपको अभी पढ़ाया। लेकिन उसके अलावा जब तुम इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब आप स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाओगे। इसलिए कॉपर की आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 के मुकाबले आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 बहुत ज्यादा हाई होती है, और यही लॉजिक आप क्रोमियम में लगाओगे। अब क्रोमियम के केस में क्या हो जाएगा? क्रोमियम के केस में आप ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रोमियम के केस में आपके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, आप ये समझ लो यहां से यहां आए तो आपका जो क्रोमियम है उसके अंदर क्या बचा? अब क्रोमियम के अंदर केवल 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हाईली स्टेबल से ये स्टेबल पर आ गया, लेकिन अब हाईली स्टेबल नहीं, अब आप इसको भी स्टेबल माने, इसको भी स्टेबल माने, इसलिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको
क्रोमियम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्रोमियम में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि क्रोमियम जो है वो यहां पर भी स्टेबल है हाफ फील्ड और यहां पर भी हाफ फील्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपर में फुल्ली फील्ड से हाफ फील्ड वाला लफड़ा आ रहा था, तो यहां पर ये स्टेबल है। लेकिन यहां से यहां जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब ये भी एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर चला गया। ये इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +2 चार्ज लाने के लिए कॉपर पर, तो जब आप कॉपर पर +2 चार्ज लाने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो इसके अंदर भी आपको सेम केस ही फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? तो मैक्सिमम चीजों का जवाब इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ही छुपा हुआ है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही छुपा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैग्नीज और जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 हाई होती है, ये क्वेश्चन करके बताओ। आपका जो मैग्नीज है एंड आपका जो जिंक है, ये कह रहा है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, नॉट इवन हाई, इट इज वेरी हाई। अब इसका क्या रीजन बताओगे व्हाई इट इज वेरी हाई? देखो जिंक बना लो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन। आप यहां पर मैग्नीज बना लो, मैग्नीज के अंदर 1 2 ने आपके यहां पर फिर 3d के अंदर 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने जिंक का 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपको जोर तो लगाना पड़ गया, आपको जोर तो लगाना पड़ गया, बाकी ऊपर वाला जैसा सेम रहेगा, यानी आपको तकलीफ तो हुई। फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला, आपको अभी भी तकलीफ हुई, मतलब अभी भी आपकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट से ज्यादा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? भाई ये तो जनरल केस है, 1 2 3 4 5 मैंने ज्यादा बना दिया है। अब यहां पर भी आप देखो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 से छोटी है। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अभी भी इसके न्यूक्लियस में यहां पर भी 30 प्रोटॉन थे, यहां पर भी 30 प्रोटॉन थे और यहां पर भी 30 प्रोटॉन है। तो जिंक क्या करता है, सीधे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यहां से यहां सीधे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ देगा? क्योंकि जिंक बोलेगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन और है तो इसको भी निकाल दो, तो मेरा इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 देनी पड़ेगी और अब आप जिंक को बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हो। ये देखो अब ये कॉन्फ़िगरेशन हाईली अनस्टेबल है, सो नो डाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 और ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास में यहां पर प्रोटॉन बचे 30 और इलेक्ट्रॉन बचे यहां पर 28, तो 28 इलेक्ट्रॉन को 30 प्रोटॉन वैसे भी टाइटली पकड़ के रखेगा और तुमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन भी अनस्टेबल हो जाएगा। सो नो डाउट इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 ज्यादा रहेगी। इस केस में भी यही होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन अब जब तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 देने की कोशिश करोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और अब ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। तो इसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 के मुकाबले 2 ज्यादा होगी, लेकिन 1 और 2 के मुकाबले 3 तो बहुत ही ज्यादा होगी, एब्रप्टली बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक बार चल के एनसीईआरटी को खोल के देख लेते हैं। एनसीईआरटी को हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या बोलती है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एक बार हम लोग पहले टेबल देख लेते हैं। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आप जरा यहाँ पर टेबल ऑब्जर्व करो, जो मैं आपको बता रहा था, एक बार टेबल देखोगे ना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पर अब आप खुद नजर डालो, ये बात चल रही है यहाँ पर जिंक की। जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 हाई है, इसके बाद सेकंड और हाई है, लेकिन आप देखो थर्ड और ज्यादा हाई है। आज यहां पर मैग्नीज की देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 1 के मुकाबले 2 हाई, लेकिन 2 के मुकाबले 3 और ज्यादा हाई। अच्छा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देख लो, तो स्कैंडियम के मुकाबले वेनेडियम की थोड़ी बड़ी, जैसे मैंने आपसे कहा था, लेकिन स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की थोड़ी बड़ी, लेकिन टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम की कम हो गई और क्रोमियम की और कम हो गई, यानी डाउन हो गया। डाउन होने के बाद में कॉपर के बाद मैग्नीज की बड़ी, मैग्नीज के बाद में आयरन की बड़ी, लेकिन आयरन के बाद में कोबाल्ट की थोड़ी कम हो गई,
निकल की थोड़ी कम हो गई, लेकिन निकल के बाद में कॉपर की बढ़ गई और कॉपर के बाद में जिंक की और बढ़ गई। तो यही हमने ट्रेंड देखा। जैसा मैंने आपसे कहा था, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम के ट्रेंड को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के ट्रेंड को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। केवल कॉपर का देखो कि कॉपर का बढ़ते बढ़ते 631, 656, लेकिन एकदम डाउन हो गया 653। फिर मैग्नीज आयरन की बढ़ी, लेकिन उसके बाद में फिर कम हो गई, ये भी ठीक है। लेकिन इसके बाद कॉपर और जिंक की क्यों बढ़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब मैं आप लोगों को यह टास्क देता हूं, आज आप लोगों को यह टास्क दे रहा हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इस पूरे पैरा को रीड करो और रीड करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आपने कौन सा पॉइंट नहीं बताया।